बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अगला टॉपिक हमारा परिवर्तन होने वाले परिवर्तन। चेंजेस इन सब्सटेंसेस। तो इसमें हम दो प्रकार के परिवर्तन के बारे में जिक्र करेंगे। एक है आपका भौतिक परिवर्तन, जिसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। एक है आपका रासायनिक परिवर्तन, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। देखो समझ लो, पहले फिर लिखा दो प्रॉपर्ली। तो दो टाइप के परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, इसको लिखवाऊंगा मैं प्रॉपर्ली, अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके ऊपर। तो जो भौतिक परिवर्तन है उसमें क्या होगा कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी जो पदार्थ है पदार्थ के भौतिक गुणों में चेंजेस होगा, रासायनिक गुणों में नहीं। यानी उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा चेंज, उसके केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा। और ये टेम्परेरी है। ये क्या है? टेम्परेरी है। अब जैसे कैसे, इसमें कैसे बात कर रहा हूँ मैं, इसको लिखाऊंगा प्रॉपर्ली, बस अभी समझ लो। जैसे मान लो ये हम ले लिए बर्फ। क्या ले लिए? बर्फ। बर्फ कौन से अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। बर्फ में जैसे ही हम दिए टेम्परेचर, बर्फ को हम क्या दिए? टेम्परेचर दिए। बर्फ किस में चेंज हो जाएगा? पानी में। क्या चेंज होगा? पानी में। पानी माने लिक्विड। इसको अपन और देखें, बर्फ का मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या? बर्फ पानी है। कौन सा फॉर्म पे? सॉलिड फॉर्म पे। पानी का तो होता ही है क्या? H2O लिक्विड फॉर्म पे। यानी इसमें देखोगे इसके भौतिक गुण, पहले कौन सा अवस्था में था? ठोस अवस्था में। अब क्या हो गया? द्रव अवस्था में। यानी इसके भौतिक गुण में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अब रासायनिक गुण, इसका फॉर्मूला पहले भी H2O था, अभी भी क्या है? H2O है। इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और वापस से क्या हम पानी से बर्फ बना सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? एक अस्थायी है। ये क्या है? अस्थायी है। और ये क्या है? उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल, यानी बर्फ से पानी बना, पानी से क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। ये सर नो, ये सब चीजें अपन लिखूंगा मैं प्रॉपर्ली। तो लिखो आगे सिस्टमेटिक में पहला भौतिक परिवर्तन बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज लिखेंगे इसके बारे में प्रॉपर्ली अच्छा शब्दों में। बोल रहा हूँ, लिखो। यह लिखो, यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। फुल स्टॉप। इसमें
पदार्थ के इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट नीचे से, यह अस्थायी परिवर्तन है। यह अस्थायी परिवर्तन है। यह अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद, इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। परिवर्तित होने के बाद, फिर से बोलूं, कहां से? परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। अब इसको समझाता हूं एग्जांपल से। देखो जितने भी पॉइंट लिखा हूं मैं उसको लिखवाता हूं एग्जांपल से प्रॉपर्ली। जैसे एग्जांपल हम अभी देखें, जस्ट क्या इसको लिखो ऐसे डायरेक्टली, H2O सॉलिड, ये आपका बर्फ है, ये चेंज हुआ H2O लिक्विड में, ये आपका पानी है। यानी बात समझना कि यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय का मतलब जो दोनों दिशाओं में, यानी बर्फ से पानी बन जाएगा और पानी से बर्फ बन जाएगा, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें भौतिक अवस्था में क्या आता है? चेंज आता है। कैसे? पहले कैसी थी भौतिक अवस्था इसकी? ठोस। अब कैसी है? लिक्विड। तो भौतिक अवस्था में चेंज आ रहा है, बट इसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है। यह अस्थायी है। वापस से हम पूर्व अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। बर्फ से पानी बना तो पानी से फिर से बर्फ बन सकता है। ठीक, तो एग्जांपल ले सकते हो इसको, या एग्जांपल और देख लो कि जैसे जो पानी है, पानी से भाप बना, भाप से पानी बन सकता है। तो ये जो आप देखोगे ना, ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, ये आपका किसका चिन्ह है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं? पहली बात, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? एक उत्क्रमणीय है, यानी दोनों दिशाओं में पॉसिबल हो पाती है। भौतिक गुणों में चेंज आ रहा है, ठोस से द्रव। जैसे अब यहां पे देखोगे कि पानी क्या है? पानी लिक्विड है, लिक्विड से क्या हो गया? गैस है। अब बेसिकली पानी, इसके ये भाप, पानी का मतलब क्या? ये देखो H2O इन लिक्विड। भाप का मतलब क्या? भाप या वाष्प का मतलब क्या? H2O गैस। अब देखोगे अवस्थाएं अलग अलग है, एक लिक्विड अवस्था में है, एक गैस में है, बट उसका फॉर्मूला क्या है? सेम है, और वापस से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी। भाप से पानी बना, पानी से भाप बन सकता है। तो एग्जाम्पल हो गया दोनों। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो ये बढ़ते हैं, तो सेकंड देख लेते हैं।
रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे। यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, फुल स्टॉप। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है जो अपने इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है जो अपने मूल पदार्थ के रासायनिक और भौतिक गुणों से भिन्न होता है। जो अपने मूल पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों से भिन्न होता है, फुल स्टॉप। देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसी में यह स्थायी परिवर्तन है। यह स्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में यह स्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है। पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है। अब बात समझना, देखो कैसे। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि भैया ये क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है और इसमें हमेशा बनेगा नया पदार्थ बनेगा जिन सबका भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा, अलग होगा और अपने पूर्व अवस्था में वापस नहीं आ पाएगा। कैसे, देखो जैसे मैं बात कर दिया जैसे कोई लकड़ी है, वुड है, ये लकड़ी है, लकड़ी जला दिए तो लकड़ी से क्या बन गया, राख बन गया। लकड़ी से क्या बन गया, राख बन गया। तो क्या राख से लकड़ी बन पाएगा फिर से? नहीं। यानी ये क्या है, अनुत्क्रमणीय है। क्या ये अनुत्क्रमणीय है। लकड़ी से क्या बना, राख बना, यानी क्या है, नया पदार्थ है। लकड़ी और राख दोनों का भौतिक और दोनों का रासायनिक गुण क्या रहेगा, अलग रहेगा। और वापस से हम पा सकते हैं क्या? नहीं। एक बार चेंज हो गया, हो गया। ठीक, आया बात समझ? तो ये क्या हो गया, लकड़ी का जलना या अगरबत्ती का
जलना, या ईंधन का जलना। हम खाते अलग हैं, निकालते अलग हैं, तो जो निकाले उसको फिर से वापस से खा सकते हैं क्या? ठीक है, यानी जो पाचन है वो क्या है भाई, एक बार हो गया हो गया, ठीक है, वापस से उसको फिर से रिक्रिएट, एप्पल खाए हो तो एप्पल निकाले हो तो फिर एप्पल दोबारा से आप नहीं बन सकते ना, ठीक है। ठीक है, तो खाने का पाचन हो गया, खाने का पाचन हो गया। या और एक एग्जांपल एक और है, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग का लगना, ठीक है, कि कोई लोहे में, भाई लोहा बहुत टाइम से बाहर है, हवा को बसती में पानी वनी उसमें पड़ गया तो उसमें क्या हो गया, जंग आ गया, है ना। तो जंग एक बार लग गया तो वापस से उसको फ्रेश बन सकता है क्या? नहीं, जंग लग गया तो लग गया। हम बचाव कर सकते हैं कि जंग ना लगे उसके पहले हम क्या करें, उसको पेंट कर दें, एक बार जंग लग गया तो फिर वो वापस से उतना सॉलिड नहीं रहेगा। तो ये सब एग्जांपल्स हैं, ठीक। क्या बोली? हाँ लो और ठीक था। चलो समझाने क्या था, कुछ नहीं। और एग्जांपल है, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, वापस से दही से दूध नहीं बन सकता, ठीक। तो ये सब एग्जांपल ये आपका है। मोम का जलना, देखो दो चीज है, दो चीज है इसमें। मोमबत्ती से संबंधित दो चीज है, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जलना। मोम का पिघलना, फिर पिघल गया तो वापस से उसको बना सकते हो, यानी क्या हो जाएगी, फिजिकल चेंज। एक बार मोम जल गया तो वापस से उसको नहीं ला सकते, तो क्या हो जाएगा, केमिकल, ठीक है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, ठीक। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक 1 में इतना ही था, अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ, जो इंपॉर्टेंट है आपका। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, टॉपिक नंबर 2, परमाणु संरचना, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। अब इसमें टॉपिक एक है बेसिक इसका, हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक शुरू करते टॉपिक। इसमें फर्स्ट टॉपिक है परमाणु का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ एटम, हिस्ट्री ऑफ एटम। तो देखो हमारे बहुत पुराने जमाने में जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो वहां से शुरुआत हुआ कि उन्होंने कुछ कुछ परमाणु के बारे में बताया, भाषा दिया। उन्होंने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, बस अपने कल्पनाओं के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे परमाणु यानी कि एटम के बारे में बताया। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है, सबसे पहले नाम आता है भारत के ही फेमस महर्षि रहे हैं, यस, महर्षि कणाद, महर्षि कणाद। अब देखो महर्षि कणाद जी ने क्या कहा है, एक बार इसको समझ लेते हैं, नोट करते हैं, ठीक। जैसे इसके पहले हम जस्ट टॉपिक फर्स्ट पढ़ के आए हैं पदार्थ। क्या पढ़ के आए हैं? पदार्थ।
तो ये जो आपको एक कार्ड दिख रहा है, ये विजिटिंग कार्ड है, तो ये कार्ड पदार्थ होगा नहीं होगा? पदार्थ है। कैसे पता चला पदार्थ है? द्रव्यमान है और कुछ ये स्थान घेर रहा है, यानी क्या है? पदार्थ है। तो इन्होंने बोला कि कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, उसको अत्यंत हम छोटे छोटे भागों में विभाजित कर जाते हैं, इसको काटते जाते, जैसे मान लो और कुछ रफली कुछ चीज मिल सके मेरे को, मेरे पास ही कुछ होगा भाई तब, ठीक। तो ये क्या है आपका? पदार्थ होगा, पदार्थ होगा, है ना? पदार्थ है। अब इस पदार्थ को मैं विभाजित करते जाऊं, विभाजित करते जाऊं, विभाजित करते जाऊं, एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम आएगा कि मान लो इससे और छोटा, पदार्थ को विभाजित करते गया, एक लिमिट आएगा कि उससे और छोटा नहीं होगा। तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो कि क्या है? अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब उससे और छोटा हम कर नहीं सकते, वही जो कण है वो क्या है? परमाणु है। ये कहा गया स्टार्टिंग में, इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था, ठीक। तो लिखो इसके बारे में। बोलू, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कौमा अविभाज्य कणों से बना है। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कौमा अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहा गया, जिन्हें परमाणु कहा गया, ठीक है। यानी इन्होंने ये बोला कि जो पदार्थ है, तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, जो कि क्या है? अविभाज्य है, यानी उससे और छोटा हम विभाजित नहीं कर पाएंगे। यह बात स्टार्टिंग के समय में किन्होंने बोला था? महर्षि कराद ने बोला था। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और साइंटिस्ट फिर आए, अगले ऋषि आए, उनका नाम था पगुधा कात्यायन, पगुधा कात्यायन, ठीक। तो लिखो, इन्होंने बोला, देखो इन्होंने ना कणाद की बातों को आगे बढ़ाया, कणाद के विचारों को आगे बढ़ाया और बोला कि जितने भी पदार्थ हैं सभी परमाणु से मिलके बना हुआ है। तो लिखो इसके बारे में, लिखो इसके बारे में कि कणाद के विचारों को, कणाद के विचारों को आगे बढ़ाया, कणाद के विचारों को आगे बढ़ाया, 10 परमाणु से मिलकर, परमाणु से मिलकर सभी प्रकार के पदार्थ बनते हैं, परमाणु से मिलकर सभी प्रकार के पदार्थ बनते हैं, परमाणु से मिलकर सभी प्रकार के पदार्थ बनते हैं। कि जो भी पदार्थ बनेगा वो कहीं ना कहीं परमाणु से मिलकर बनेगा। तो
कणाद की बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाया कि उन्होंने पगुधा कहते हैं। ये दोनों भारतीय व्यक्ति थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले नाम आएगा दो लोग का, डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस। हाँ बता रहा हूं, ल्यूसिपस, डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस। ये दार्शनिक थे यूनान के, जो यूनान के फिलोसोफर थे। ये यूनान के कौन थे? फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक थे। इन्होंने भी परमाणु से संबंधित बातें की। ठीक, क्या क्या नाम है? डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस। ठीक, अब देखो सेम जो बात कणाद ने कही थी, सेम टू सेम बात इन्होंने कही। बस कणाद ने परमाणु कहा, इन्होंने इन चीजों को कहा एटमॉस। क्या कहा? एटमॉस। वही बात कहा कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म भाग क्या होता है? परमाणु होता है, जो कि क्या होगा? अविभाज्य होगा। सेम बात कहा, बट इन्होंने इसको क्या नाम दिया? एटमॉस नाम दिया। तो लिखो इसके बारे में, लिखो इसके बारे में। पदार्थ छोटे छोटे पदार्थ छोटे छोटे पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है। पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है। डेमोक्रिट्स ने इसे डेमोक्रिट्स ने इसे डेमोक्रिट्स ने इसे डेमोक्रिट्स ने इसे एटमॉस कहा। डेमोक्रिट्स ने इसे एटमॉस कहा, जिसका अर्थ अविभाज्य होता है। जिसका अर्थ अविभाज्य होता है। जिसका अर्थ अविभाज्य होता है। तो सेम बात इन्होंने भी कहा। ठीक, तो एटमॉस ने, सॉरी, डेमोक्रिट्स ने क्या बोला? एटमॉस बोला। ठीक, अब थोड़ा सा और अब आगे बढ़ते हैं। आगे आगे अब थोड़ा सा साइंटिफिक चीजों के लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला सेगमेंट में एक नियम आएगा। इस नियम को बोलते हैं रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसी पूरा भी टॉपिक चलेगा, इसी टॉपिक का है। इसके पहले जितने भी लोग थे उन्होंने सिर्फ दर्शन दिया, सिर्फ सिद्धांत दिया। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली वे पे समझाया था, दो नियम देके। तो इसमें पर्टिकुलर नियम है। तो रासायनिक संयोजन में दो नियम आते हैं। इसके अंदर दो नियम आते हैं, एक करके बात करते हैं। इसमें एक नियम होता है जिसको बोलते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और एक इसमें नियम है जिसको बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो इसी इन दोनों नियमों से केमिस्ट्री का नींव, केमिस्ट्री का फाउंडेशन आगे बढ़ा। ठीक है, क्योंकि इसके पहले सिर्फ और सिर्फ चर्चाएं थी, सिद्धांत था, तो प्रैक्टिकली कन्वर्ट करके बताया था इन दो लॉ ने। ठीक, तो लॉ फर्स्ट क्या है? इस रासायनिक संयोजन के नियम दो नियम से मिलकर बना है। एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। यानी इन दो नियमों से मिलके क्या बना है? रासायनिक संयोजन का नियम। देखते हैं क्या होता है।
तो इसको लिख लो पहले, फिर आगे बात करते हैं। हो गया? चलो समझो पहले, फिर लिखवाऊंगा प्रॉपर्ली, फिर समझ लो। मैं एक एक नियम के बारे में बात करता हूँ। जैसे मैं इसको ऐसे दे दिया, ए कर दिया, और इसको कर दिया बी कर दिया। एक बार ध्यान दो पहले। हाँ, पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो 3 पॉइंट इसमें याद रखना है। एक बार देखो पहले, पहला दिया किसने था? तो दिए थे एंटोनी लेवोजियर, और इसी नियम के चक्कर में इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन के पिताजी, बाबूजी ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, तो ये है। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बना सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं। लिखूंगा इसको प्रॉपर्ली। किसी भी केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। और तीसरा बात इन्होंने बोला कि मैडम, हेलो, अभी बोल रहा हूं, इधर देखो पहले। हाँ, तो पहला बात, इस नियम को देने वाले कौन थे? एंटोनी लेवोजियर। उन्होंने बात क्या कहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बना सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं। कैसे बताऊंगा प्रूफ करके। और इन्होंने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना द्रव्यमान, बात समझना, जितना द्रव्यमान आ रहा है अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान दिया। क्या बोला? कि अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। इसका मतलब क्या है? देखो बात समझो। जैसे मान लो मैं ले लिया एक इक्वेशन, मैं एक ले लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। अब पहले एक चीज समझो बात को, कि ये जो तरफ है, इसको हम बोलते हैं अभिकारक, इंग्लिश वाले रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और ये जो बना उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद है। ये सुनो, अभिकारक और उत्पाद। जो एरो के इस तरफ रहता है उसको बोलते हैं अभिकारक, एरो के उस तरफ रहता है उसको बोलते हैं उत्पाद। यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात समझना, एक चीज और समझना यहाँ पे, जैसे कार्बन है, अब यहाँ पे हमको लेना द्रव्यमान से मतलब है, हमको मतलब किससे है? द्रव्यमान से। अब बात समझ, इसमें क्या क्या चीज है? कार्बन है, ऑक्सीजन है। ठीक, हमको याद करना है। जैसे अभी इसके पहले देख के आए, जैसे परमाणु क्रमांक देख के आए, परमाणु क्रमांक देख के आए। कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 6 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। और द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है? 12 होता है। और इसका कितना होता है? 16 होता है। हमको मतलब अभी किससे है? द्रव्यमान से। किससे मतलब है? द्रव्यमान से। जैसे मैं आपको लिखवा था ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मैं जितना आगे कल बता दूंगा कि मेन जो एलिमेंट्स हैं उनका द्रव्यमान। बस अभी याद रखो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, पता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है, पता है। अभी याद रखो ये कि कार्बन का एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। आया बात समझ? अब देखो इसको अप्लाई करते हैं। अब जैसे यहां पे बात समझना कि देखो कार्बन है, तो कार्बन का हमको निकालना है द्रव्यमान। क्या निकालना है? द्रव्यमान। तो कितना होता है द्रव्यमान? 12 होता है। मान लो इसको ले लेते हैं ग्राम में, समझने की क्या लेते हैं? ग्राम में लेते हैं। 12 ग्राम हो गया। इधर O2 है द्रव्यमान। O2 यानी कि 2 इंटू ऑक्सीजन। यहां पे कार्बन एक ही था। क्या था? कार्बन एक था, कार्बन एक था, एक कार्बन था। क्या किए?
1 गुणित 12 यानी 12 ग्राम। ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन कितना होता है? 16 है ना, 8 नहीं बोलोगे, द्रव्यमान बोलूंगा तो क्या निकलना चाहिए? 16। तो 16 हो गया, 16 दूनी 32 ग्राम। अगर मैं बात करूं ये आपसे कि अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान तो कितना आएगा? 12 प्लस 32 बराबर 44 ग्राम। बोलो यस और नो। यस। अब सेम अप्लाई करते हैं इधर। CO2 का हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान के ऊपर। तो CO2 में एक कार्बन है और दो क्या है? ऑक्सीजन एक साथ है। ये अलग अलग था, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो कार्बन कितना होता है? 12। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। 12 कम 12, 16 दूनी 32, क्या आ गया? 44 ग्राम। यानी ये क्या आ गया? उत्पाद का द्रव्यमान आ गया। तो यहां से एक प्रूफ क्या हो गया? एक चीज क्या प्रूफ हो गया कि हाँ, अभिकारक का द्रव्यमान इज इक्वल टू उत्पाद का द्रव्यमान। ये बोला कि द्रव्यमान ना तो केमिकल से ना तो नष्ट होता है ना ही बनता है। ये हो गया। यहाँ पे 44 ग्राम था, यहाँ भी कितना मिला? 44 ग्राम मिला। आया बात समझ? अब इसको लिखवाता हूँ प्रॉपर्ली अच्छे शब्दों में। चलो तो लिखो इसको, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में लिखो। लिखोगे? इस नियम को देने का श्रेय, इस नियम को देने का श्रेय एंटोनी लेवोजियर। इस नियम को देने का श्रेय एंटोनी लेवोजियर, ब्रैकेट में फादर ऑफ केमिस्ट्री। एंटोनी लेवोजियर ब्रैकेट में फादर ऑफ केमिस्ट्री को जाता है। इस नियम को देने का श्रेय जाता किसको है? एंटोनी लेवोजियर को जाता है। अगला पॉइंट लिखोगे? इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, नेक्स्ट पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कॉमा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, चलो इसके बाद लिख लो ये एग्जांपल, ये पूरा।
तो इसमें इसके बारे में 3 चीज हमको बताना चाहिए। इस नियम को दिया किसने? एंटोनी लेउज़े ने दिया। ये होता क्या है? द्रव्यमान ना तो बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान ना तो बनता है ना तो नष्ट होता है। नेक्स्ट क्या एक पॉइंट और कि केमिकल रिएक्शन में जितना भी अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही होगा। आए बात समझ? ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। अब अगला है सेकंड, या बी डाल दो इसको। स्थिर अनुपात का नियम। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको देने वाले गिवन बाय, इसको देने वाले व्यक्ति के नाम था जोसेफ प्राउस्ट। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट। इसको लिखो, क्या बताता हूँ फिर समझाता हूँ मैं। जोसेफ प्राउस्ट लिखो, इसके बारे में नियम क्या था लिखेंगे। एक रासायनिक यौगिक में, एक रासायनिक यौगिक में, एक रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान, तत्वों का द्रव्यमान, तत्वों का द्रव्यमान हमेशा, तत्वों का द्रव्यमान हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। तत्वों का द्रव्यमान हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। ठीक, अब तो कैसे बात समझना। कैसे? जैसे आप ले लो पानी, पानी माने H2O। पानी में क्या क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इसका निकाला द्रव्यमान। अगर अपन निकाला द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना आएगा? हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है ना भाई? है? अभी एक बार देख लो, यहाँ पे देख लो चीज और वापस से कि ये तत्व हो गया, तत्व हो गया, ये परमाणु क्रमांक हो गया, और ये परमाणु द्रव्यमान हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन का, सॉरी यहाँ पे अलग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना होता है? क्रमांक 1 और 8। ये कितना होता है? द्रव्यमान। हमको मतलब इससे 1 और 16। ठीक, यहाँ पे कितना आ गया? 2 एकम 2, 16 एकम 16। काटो इसको, 1:8। अब बात समझो, इस नियम के अनुसार पानी चाहे कहीं का भी हो, पानी चाहे कहीं का हो, पानी चाहे कहीं का हो, अमेरिका, कनाडा, शक्ति, जांजगीर, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, कहीं का पानी हो, उन पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा? 1:8 रहेगा। पानी चाहे कहीं का भी रहे, उसमें पानी में हम देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहेगा? वो हमेशा क्या रहेगा? 1:8। यही आपका क्या है? निश्चित अनुपात का नियम कि रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान हमेशा क्या होगा? एक निश्चित अनुपात में रहेगा। पानी चाहे कहीं के भी रहे तो पानी में उनके द्रव्यमानों के बीच का अनुपात कितना रहेगा? हमेशा 1:8 रहेगा। ये बताना चाह रहा है। तो एग्जांपल लिख लो, ये रासायनिक संयोजन का नियम पढ़ लिए। ये 2 एकम 2 काटे, 2 1 जा 2 8 जा 2 1:8 आया।
अब आगे और कल देखेंगे कि आगे डाल्टन ने क्या क्या नियम दिया, रदरफोर्ड ने क्या नियम दिया, थॉमसन ने क्या क्या नियम दिया, ये सब आगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे, ये सब चीज़ें है ना। फिर उसके बाद फिर समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, ये चीज़ें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज यहाँ तक हो गया इसका पार्ट 1। इसका पार्ट 2 कल होगा आगे इतिहास के बारे में। ठीक है, चलो कोई डाउट क्या यहाँ तक के बताओ। तो ठीक है, पढ़ना, प्रॉपर नोट्स बनाओ, एक आध दिन नोट्स चेक करूँगा मैं। ठीक है।